welcome to this platform. This is Kajal Singh, your favorite biology expert, and I hope everyone is doing awesome. जल्दी से अपना attendance mark कर दें और future Dr. XYZ is present in the comments below. Yes, चलिए तो आज बायोमोलिक्यूल्स का आखिरी क्लास है हमारा. Yes, lecture number 6, last class today, where we are going to talk about enzymes. Enzymes के ऊपर एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे आज कि आखिर एंजाइम्स होता क्या है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पे एंजाइम्स डिपेंड करता है, और एंजाइम के फंक्शंस क्या क्या हैं, और किस तरीके से एंजाइम जो है हमारे बॉडी में काम करता है. ये सारी चीजें हम करेंगे हमारे आज के सेशन में, विच इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास. और ये चैप्टर का समाप्ति हो जाएगा ये चैप्टर की. ठीक है, यस, चलिए शुरू किया जाए. बायोमोलिक्यूल्स का आखिरी क्लास शुरू करते हैं ऑन एंजाइम्स. तो बिफोर वी स्टार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइम्स? क्या होता है एंजाइम्स? एंजाइम्स क्या होता है? यूजुअली जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं और ये सोचते हैं कि एंजाइम किस चीज से बना है, द वेरी फर्स्ट आंसर कम्स इन आवर हेड इज मोस्टली सारे एंजाइम्स कैसे होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, बराबर. ऑलमोस्ट, लेट मी टेल यू, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स जो हैं प्रोटीनिशियस ही होते हैं. और उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कैटलिस्ट की तरह काम करना. आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि कैटलिस्ट क्या होता है. कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस आपके बॉडी के अंदर जो हो रहा है, देखो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, कहीं पे बॉन्ड टूट रहा है, कहीं पे बॉन्ड बन रहा है, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, बराबर. यस, एक होता है फिजिकल रिएक्शन, एक होता है केमिकल रिएक्शन. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन. और जब यही केमिकल रिएक्शन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, लाइफ के अंदर होता है, तो वो बन जाता है बायोकेमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो आपके लिविंग सेल के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उस सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत होती है. और ये कैटलिस्ट जो होते हैं हमारे एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए इन्हें बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है. ठीक है, यस. मोस्टली सब कैसे होते हैं? प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं. ये हमें समनर ने बताया था. किसने बताया था? हमारे चाचा जी समनर ने बताया था. ठीक है, यस. कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. जैसे क्या? जैसे यहाँ देखो, पहले तो आरएनए के आपके एंजाइम्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ले लो, बेसिक. एक सेकेंड, हाँ, पहले आप जो है ये पढ़ लो. एंजाइम्स क्या है बेटा जी? एंजाइम्स होते हैं प्रोटीनिशियस इन नेचर, मोस्टली प्रोटीनिशियस, फंक्शन करते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह. देयर नेम सफिक्स, हमेशा आप देखोगे एंजाइम के नेम के सफिक्स में आपको एज दिखेगा. जैसे अमाइलेज, प्रोटीनेज, डीएनएज. एज मतलब तोड़ेगा. यस, एंजाइम है. एज मतलब क्या है? एंजाइम है. ठीक है, यस. प्रॉपर्टीज है, दे आर हीट लायबल, थोड़े हीट सेंसिटिव होते हैं. दे कैन प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट, वर्क ऑन स्पेसिफिक पीएच एंड टेम्परेचर. ये हम आखिरी में देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अच्छा, हमने बोला कि मोस्टली, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस. यस, हमने बोला सारे जो ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनिशियस होते हैं. ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया समनर जी ने. 1926 में समनर जी ने हमें ये चीज बताई. बट बाद में कुछ और भी एक्सेप्शंस हमारे सामने आए. ठीक है, अल्टमैन थे, हमारे केक थे, ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट थे. और इंपॉर्टेंट नहीं है साइंटिस्ट नेम ओवर हियर, यू डोंट नीड टू मेमोराइज दैट. ओके, लेट मी टेल यू दैट आल्सो. जिन्होंने बताया भाई कुछ और भी चीजें होती हैं अपार्ट फ्रॉम प्रोटीनिशियस, कुछ और भी हैं जो कि एंजाइम्स हैं. ये है एक्सेप्शंस. ठीक है, 2 आरएनए एंजाइम्स है. दीज आर व्हाट? दीज आर टाइप ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर कैटालिटिकली एक्टिव आरएनए मॉलिक्यूल. दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आल्सो, कि व्हिच द आरएनए एक्टिंग एज अ एंजाइम, उसे क्या कहते हैं? राइबोजाइम कहते हैं. क्या कहते हैं? राइबोजाइम कहते हैं. ठीक है, सो इट इज बेसिकली क्या है? ये आरएनए स्ट्रक्चर है जो कि एक एंजाइम की तरह काम करता है. सिर्फ राइबोजाइम ही नहीं, देयर वाज वन मोर व्हिच इज कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियेस. राइबोन्यूक्लियेस भी इसी में आता है. ठीक है, यस. चल, अब जब हम एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं तो लाइक एनी अदर प्रोटीन, हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर जब पढ़ा था, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन वाला जब हमारा लेक्चर हुआ था, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में हमने क्लियरली पढ़ा था कि एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फिर आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा था कि सेकेंडरी में या तो वो क्या कर रहा था, यस, सेकेंडरी में या तो बीटा प्लीटेड शीट बना रहा था या अल्फा हेलिक्स बना रहा था, बराबर कि नहीं.
यस फिर उसके बाद हमने देखा था टर्शरी स्ट्रक्चर में ये अपने ऊपर ही वाइंड अप कर लेता है, जैसे यहाँ पर हमको दिख रहा है, और ये वाइंड अप करने की वजह से, टर्शरी स्ट्रक्चर में वाइंड अप करने की वजह से क्रिस क्रॉस हो जाता है चेन, बराबर। इनकी वजह से बीच बीच में आते हैं क्रिवाइसेस, क्या आ जाते हैं, खाली जगह, पॉकेट्स आर मेड, और यही पॉकेट्स को होते हैं एक्टिव साइट्स। क्या कहते हैं हम इस पॉकेट्स को, इन पॉकेट्स को हम कहते हैं एक्टिव साइट्स, और यही वो एक्टिव साइट है जिससे आपका सबस्ट्रेट रिएक्ट करता है। सबस्ट्रेट यानी वो कंपाउंड जिस पे आपका एंजाइम रिएक्ट करने वाला है, समझ में आया? यस, सो एक्टिव साइट क्या है, इट इज अ पॉइंट where your substrate molecule binds। ये क्या हो गया, तो जैसे एंजाइम में क्या था कि टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है तो इस तरीके से वाइंड अप होता है, यहाँ पर बनते हैं बहुत सारे पॉकेट्स, बहुत सारे क्रिवाइजेस, और यही जो क्रिवाइजेस होते हैं, यही क्रिवाइजेस या फिर जो पॉकेट्स हम कहते हैं, यही पॉकेट्स, यही क्रिवाइजेस होते हैं जो कि एक्टिव साइट बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रोटीन का एक्टिव साइट। यस, और यही एक्टिव साइट क्या होते हैं, ये वो पॉइंट है जहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करता है आपके एंजाइम से। इट इज क्रिवाइजेस लाइक स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या है, कैटलाइजेस, कैटालिसिस ऑफ रिएक्शन एट अ हाई रेट। नाउ व्हाट इज कैटालिसिस का मतलब, कैटालिसिस का मतलब होता है कि बिना उस केमिकल रिएक्शन में, अभी जैसे एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कैटलिस्ट का, जैसे आपको मम्मी बोल रही है खाना खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले, आप ऐसे मुंह सड़ा के बैठे हो, हाँ खा लूंगा ना, हाँ खा लूंगा, और खाना रखा हुआ है सामने, ठीक है। फिर मम्मी बोलती है कि खाना खा ले वरना पापा को बुला लूंगी, खाना खा ले वरना पापा को बुला दूंगी, तो मुझे धमकी देती है, ठीक है खा लूंगा खा लूंगा खा लूंगा। फिर मम्मी आवाज लगाती है, अरे सुनिए जरा देखिए खाना नहीं खा रही है, और फिर पापा आ जाते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली जो स्पीड में आप खाना चालू करते हैं, है ना, यस, अलग ही स्पीड में आपका खाना जो है चालू हो जाता है। कैसे, क्या किया पापा ने, क्या पापा ने कुछ बोला, क्या पापा ने कुछ काम किया, नहीं, पापा ने सिर्फ अपना प्रेजेंस दिया, और उनके प्रेजेंस में ही रिएक्शन रप रप चालू हो गया, हाँ या ना, यस, बराबर। ये था कैटलिस्ट का काम, ये था कैटलिस्ट का काम कि वो एक्टिवली उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बहुत आराम से बैठा हुआ था, लेकिन उसको पता था कि ये केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। वो कैटलिस्ट ने सिर्फ अपना प्रेजेंस दिया, और उसके प्रेजेंस में ही, यस, उसने अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं किए, ध्यान रखना, उसने अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं किए, सिर्फ उसके प्रेजेंस में ही रिएक्शन धड़ाधड़ जो है रिएक्शंस हो गए, ठीक है। ये है ब्यूटी कैटलिस्ट की, ठीक है, यस। अब कोई भी केमिकल रिएक्शंस देख लीजिए, आपके बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, यस, कोई तो सर्टेन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, इनके बीच में रिएक्शंस होते हैं, और फिर ये रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, है कि नहीं, यस। कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो रिएक्ट करेंगे, और फिर ये रिएक्टेंट्स क्या हो जाते हैं, आपके प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच वन केमिकल कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर। इन केमिकल कंपाउंड्स टू टाइप्स ऑफ चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। अगर मैंने जो है पानी को लिया और फ्रीजर में डाल दिया और उस पानी को मैंने आइस बना दिया, लेकिन फिर वो आइस अब हुआ रिएक्शन, बिल्कुल हुआ, बॉन्ड्स बने, बिल्कुल हुए, फिर उसके बाद मैंने उस जो आइस था उसको रख के वापस से रूम टेम्परेचर पे रख दिया, वो वापस पानी बन गया। यानी कि मैंने जो चेंजेस करवाए थे, जो रिएक्शन करवाया था, उसको मैंने फिर से रिवर्स पे लेके जा सकती हूं, तो ये बन जाता है मेरा फिजिकल चेंज, ठीक है, यस। और केमिकल चेंज देखो, सिंपल चीज थी, फिजिकल चेंज मतलब जहां पर मैं रिवर्स कर सकती हूँ, आई कैन गेट बैक माई रिएक्टेंट्स, बट व्हेन आई टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल देखो, फिजिकल चेंजेस leads to the changes in the shape and state of matter। लिक्विड बना, उसको मैंने उबाला, पूरा पानी उड़वा दिया, यस, पूरा उसको जो है गर्म करके उबाल के पानी उड़ गया, वो क्या हो गया,
वाटर वेपर बन गया, फिर से मैंने उसको कलेक्ट किया वाटर वेपर को और मैंने उसको ठंडा किया, कूल डाउन किया, कंडेंसेशन हो गया, वापस लिक्विड बन गया, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, यानी कि यहां पर मैं वापस से अपने रिएक्टेंट को पा सकती हूं। बट ऐसे रिएक्शन जहां पर मेरा रिएक्टेंट छू मंतर हो जाता है, उसके बाद चेंज होने के बाद मैं उसको वापस से नहीं ला सकती, उसे कहते हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड्स, जिसके वजह से लीडिंग टू केमिकल रिएक्शंस, यहां पर नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, यस, कि यहां पर बॉन्ड्स या तो बन रहे हैं या तो ब्रेक हो रहे हैं, और वंस इट इज डन यू कैन नॉट गेट इट रिवर्स्ड, वापस से आप जो है रिएक्टेंट नहीं बना सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यस। अब यहां पर देखिए, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी फाउंड आउट, ये रेट भी बदलते रहते हैं बाय द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन, कितना प्रोडक्ट कितना जल्दी बन रहा है, कितने समय में बन रहा है। मान लो 10 मिनट में 10 यूनिट प्रोडक्ट बने, ठीक है, तो ये पता चल गया कि 10 यूनिट इन 10 मिनट्स। अब 10 मिनट में किसी और रिएक्शन में कुछ किसी चीज के वजह से अब वो रेट बढ़ गया है, अब 100 यूनिट बन रहे हैं 10 मिनट में, तो क्या हो गया, रेट बढ़ गया। तो कैसे डिसाइड किया रेट, रेट डिसाइड किया आपने कितना प्रोडक्ट बन रहा है इन कितने टाइम में, जितना प्रोडक्ट जितने टाइम में बन रहा है उसको कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। इज दिस क्लियर? और ये रेट कैटेलाइज होता है आपके एंजाइम से। यस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन, पीएच, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, विच वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल कैसे फैक्टर्स जो है इसको अफेक्ट करते हैं। क्लियर एवरीबडी? यस, चलो, तो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन पहले समझ लेते हैं, एंजाइम काम कैसे करता है। ठीक है, यस, एंजाइम काम कैसे करता है पहले हम वो समझ लेते हैं। तो बिफोर वी गेट इनटू नेचर ऑफ एंजाइम, आई वांट टू डिस्कस योर रिएक्शंस। ठीक है, ये जो बॉन्ड वॉन्ड केमिकल रिएक्शंस की बात की, पहले हम लोग उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखती हूं, हाउ डू enzymes bring about high rates of chemical conversions। आपको कैसे पता कि एंजाइम्स यूज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा? हमने कहा कि भाई हमारे जो एंजाइम्स हैं, यस, एंजाइम्स इस रेट को इंक्रीज करवा देता है, तभी तो हम एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन है आखिर कैसे, क्या करता है एंजाइम जिसके वजह से ये कन्वर्जन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का कन्वर्जन स्पीड अप हो जाता है, आखिर ऐसे क्या होता है? ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, चलिए उसको आंसर करते हैं। सो केमिकल रिएक्शन में आपके कुछ सबस्ट्रेट होते हैं, है ना, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, कुछ सबस्ट्रेट होते हैं, और इन्हीं सबस्ट्रेट्स को जब एंजाइम के द्वारा एंजाइम मिलता है, यस, तो ये बन जाते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, यूजुअल यही हमारा रिएक्शन है जो हमें पता है ना, कि एंजाइम है उसको जब प्रोडक्ट मिल जाता है, सॉरी सबस्ट्रेट मिल जाता है, तो वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है, बराबर? यस। अब लेकिन इसमें होता कैसे है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तो बन रहा है और हमने क्लियरली पढ़ लिया कि एंजाइम अनचेंज रह जाता है। ये जो एंजाइम है वो अनचेंज रहता है, वो अपने आप को रिएक्ट नहीं करवाता। ठीक है, वो अपने आप को रिएक्ट नहीं करवाता, इसीलिए यहां पर बनता है एक ट्रांजिएंट कॉम्प्लेक्स, जहां पर सबस्ट्रेट, देखो सबस्ट्रेट पहले एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, जिससे बनेगा एक कॉम्प्लेक्स, उसको कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बना बेटा जी यहां पर बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट फिनोमेनन। ट्रांजिएंट फिनोमेनन, ठीक है, ट्रांजिएंट मतलब बीच में, ट्रांजिशन होने के बीच में ये चीज हुई है, और फिर इसके बाद जो है एंजाइम प्रोडक्ट वाला ट्रांजिएंट आएगा,
फिर प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। एंजाइम को कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, वो तो वापस से आ गया अपने नॉर्मल जगह पर। ठीक है, ऐसे ट्रांजिशनल स्टेट्स होते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऑल दी अदर इंटरमीडिएट जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये जो स्टेट्स बनते हैं, ये सब जो है ये दोनों ही, चाहे इसकी बात करें या इसकी बात करें, ऑल इंटरमीडिएट जो स्टेट्स बनते हैं, इंटरमीडिएट जितने भी स्टेट स्ट्रक्चरल स्टेट्स आते हैं, यस आर अनस्टेबल। ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा जी? ये सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी मतलब आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि स्टेबिलिटी क्या होती है? हाउ डू यू नो दैट? स्टेबिलिटी इज बेसिकली रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेटस। मॉलिक्यूल्स का एनर्जी क्या है, उस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि स्टेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, यस। तो ये रिएक्शन करने के लिए, फॉर अ रिएक्शन टू स्टार्ट, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको सप्लाई करनी पड़ती है एनर्जी, है ना? जैसे पापा को बुलाने के लिए मम्मी ने आवाज लगाई, एनर्जी डालनी पड़ी कि नहीं डालनी पड़ी? बिल्कुल। इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी चीजों को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी, यस, इतने हमारे बॉडी के अंदर इतने दुनिया भर के रिएक्शंस होते रहते हैं। अब इतने दुनिया भर के रिएक्शंस के लिए इट इज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, है ना? आपका जो लिविंग सिस्टम है, जो वो सिस्टम इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा सकता बाहर से। सो एक्टिवेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है फॉर लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय लिविंग सिस्टम्स, राइट? इतना एक्टिवेशन एनर्जी हम नहीं ला सकते, एंड दैट्स व्हाई वी हैव एंजाइम्स। क्योंकि एंजाइम्स क्या करते हैं, यस, हर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, बराबर। फॉर, ये आंसर है इसका, फॉर अ रिएक्शन टू स्टार्ट एन एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, called एक्टिवेशन एनर्जी। है ना, कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब हमारा जो लिविंग सिस्टम है इतने एक्टिवेशन एनर्जी ला नहीं सकता, तो इस वजह से क्या हो जाता है, आपके जितने एंजाइम्स हैं, यस, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। हमारे जो भी एंजाइम्स हैं वो क्या कर देते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। अब डिक्रीज करने के वजह से वो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। आइए थोड़ा और बेटर तरीके से समझते हैं। यस, आइए ग्राफ के हेल्प से समझते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ है, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस आ गया, अरे वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस आ गया। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए ये इधर आपका फिलहाल सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये सबस्ट्रेट है आपका, ये सबस्ट्रेट इधर प्रेजेंट है इस तरीके से इस लाइन में। ओके, इस लेवल पे इसका एनर्जी है। ठीक है, ये क्या है, ये इधर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एंड दिस इज रेट नहीं लिखना चाहिए, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन कैसे बढ़ रहा है वो इधर दिखाया जा रहा है। अब सबस्ट्रेट से यूजुअली क्या होता है, यूजुअली एक ट्रांजिशन स्टेट आता है और उससे फिर प्रोडक्ट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट आता है और उससे फिर क्या बनता है, ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यूजुअली ये होता है। इतनी एनर्जी ये जो ट्रांजिशन स्टेट चाहिए, ये यस, इतनी जो एनर्जी है बेटा, यस, ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इतनी एनर्जी एक लिविंग सिस्टम नहीं प्रोवाइड करा सकता इतने ढेर सारे रिएक्शन के लिए, इसीलिए वो एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन करता है। और एंजाइम्स क्या करते हैं, इसी एनर्जी को कम कर देते हैं। बोलेंगे अरे यार खत्म करो बात, ये लो, क्या हो गया, छोटा हो गया। यस, ये है एक्टिवेशन
एनर्जी विथ एंजाइम्स, और ये थी विदाउट एंजाइम। तो एंजाइम ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दिया। एक्टिवेशन एनर्जी कम करने की वजह से क्या हुआ, फटाक से रिएक्शन हो गया, है कि नहीं? that's why enzymes are required। ठीक है, क्लियर? चल, अब ना इस बेसिस पे आप एक केमिस्ट्री वाला जो है कंसेप्ट है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक वाला रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, है ना? एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि खुद जो रिएक्शन हो रहा है उसमें एनर्जी रिलीज होती है। जैसे आपने कोई रिएक्शन किया होगा, उसमें आप देखते हो थोड़ा हीट रिलीज होता है, ये क्या है, एनर्जी रिलीज कर रहा है भाई, है ना? तो ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शंस में एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, एक कंसेप्ट है, आप देख सकते हो सबस्ट्रेट का लेवल यहाँ ऊपर है और इधर प्रोडक्ट का लेवल नीचे है। इसका मतलब जितनी कम एनर्जी, जितना कम पोटेंशियल एनर्जी उसमें रहेगा, उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा, यानी कि प्रोडक्ट जो है स्टेबल है। आप कभी भी कोई भी रिएक्शन में ऐसा नहीं होता कि जो है सबस्ट्रेट जो है वो उसमें कम एनर्जी और प्रोडक्ट में ज्यादा एनर्जी, ऐसा नहीं होता। हम अनस्टेबल चीजें नहीं करते हैं ना। तो अगर एनर्जी लेवल डिफरेंस सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी लेवल डिफरेंस इज लोअर, यानी कि ये जो है प्रोडक्ट इज लोअर देन सबस्ट्रेट, अगर प्रोडक्ट लोअर है सबस्ट्रेट से तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, यानी वो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ले जा मेरी एनर्जी, और वो और स्टेबल हो रहा है। तो ये होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, यस, प्रोडक्ट लोअर है सबस्ट्रेट से, तो ये आप लोग ध्यान देना। ठीक है, इफ प्रोडक्ट इज लोअर देन सबस्ट्रेट तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, यस, तो एक्सटर्नल सप्लाई, और ऐसे रिएक्शन के लिए एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर्म द प्रोडक्ट, वो अपने आप हो जाता है। वेयर एज व्हेन सबस्ट्रेट लोअर होता है, जब सबस्ट्रेट नीचे है और प्रोडक्ट ऊपर है, ऐसे टाइम पे उस रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, इफ सबस्ट्रेट इज लोअर देन प्रोडक्ट तो वो हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। बाकी आप लोग केमिस्ट्री पढ़ोगे तो और अच्छे से आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस, चल, अच्छा, ऑल्सो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, क्या कैसे पता करेंगे कितना एक्टिवेशन, जो डिफरेंस है ना इन द एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिएंट स्टेट, सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो डिस्टेंस है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं हम नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन पे। सबने अलग अलग थ्योरी दी कि भाई एंजाइम सबस्ट्रेट जो है, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिससे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर प्रोडक्ट अलग हो जाता है और एंजाइम को कुछ नहीं होता, है ना? तो सबने इसकी अलग अलग थ्योरी दी कि ये रिएक्शन होने के लिए जो है एंजाइम कैसे काम करता है, प्रोडक्ट कैसे काम करता है। तो किसी ने बोला लॉक-इन की मैकेनिज्म के हेल्प से ये होता है। किसने क्या बोला? किसी ने बोला भाई ये जो चीजें होती है ना, ये लॉक-इन की मैकेनिज्म के होती है। देखो, ये एक ने बोला कि सबस्ट्रेट या फिर प्रोडक्ट आपका ऐसे फिक्स स्ट्रक्चर का होता है और उसी फिक्स स्ट्रक्चर से लॉक-इन की मैकेनिज्म जो है होती है। ठीक है, दैट वाज वन ऑफ द थिंग व्हिच वाज गिवन। दूसरा जो थ्योरी था इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। तो यहां पर देखिए, ये है लॉक-इन की मैकेनिज्म। ठीक है, लॉक-इन की हाइपोथेसिस। ठीक है, किसने दिया था लॉक-इन की हाइपोथेसिस? लॉक-इन की हाइपोथेसिस दिया था एमिल फिशर ने। किसने दिया था? एमिल फिशर ने दिया था। ठीक है, एमिल फिशर ने दिया था लॉक-इन की वाला मैकेनिज्म। इन्होंने क्या बोला कि भाई फिक्स्ड होता है। ठीक है, इन्होंने हाइपोथेसिस में बहुत क्लियरली बोला था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट
फिक्स्ड होते हैं, इनका शेप फिक्स्ड होता है, एक लॉक के लिए एक ही की होता है, ऐसे अलग अलग लॉक के लिए अलग अलग कीज होती हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स इनके फिक्स होते हैं और इसके वजह से जो है वो फिट होता है। जैसे आप गलत चाबी, चाबी चाबी दिख रही है, ताला ताला है, लेकिन उतना काफी नहीं है ना उसको रिएक्ट करने के लिए, ताले को खोलने के लिए सही चाबी की जरूरत होती है। उन्होंने बोला ये वैसा ही होता है, जिसकी वजह से उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया, उस टाइम पे लोगों ने मान भी लिया हाँ भाई है, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन भी बताया और ये भी दिखा दिया कि भाई प्रोडक्ट तो चेंज नहीं हो रहा, वो भी इन्होंने प्रूव कर लिया। बट फिर उसके बाद आए हमारे कॉस्टलैंड जी। कौन आए? कॉस्टलैंड जी। और कॉस्टलैंड जी ने दिया इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। किसने दिया? कॉस्टलैंड। कॉस्टलैंड जी आए और रुको, कॉस्टलैंड का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। हाँ, कौन आया बेटा नेक्स्ट? कॉस्टलैंड। कॉस्टलैंड, ठीक है। अब कॉस्टलैंड जी ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस इन्होंने बोला एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम जो, ठीक है, वो फिक्स नहीं होती इनिशियली। उसका क्या है कि इनिशियल में यस किसी शेप में फिक्स नहीं होती, ठीक है, कि वो कॉम्प्लीमेंट्री होनी ही चाहिए सबस्ट्रेट से, ऐसा नहीं होता। सबस्ट्रेट के पास एक फिक्स शेप होता है सबस्ट्रेट का। एंजाइम क्या करता है, जैसे एंजाइम ऐसा है स्क्वायर और सबस्ट्रेट है गोल, तो एंजाइम रिएक्ट करवाने के लिए ना अपने आप को गोल ऐसे कर लेता है, थोड़ा मैनेज कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। दैट मीन्स कि उसने बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री शेप जो है वो बना लेता है। यस, बाउंड द सबस्ट्रेट बिकम्स बाउंड टू द एंजाइम, ठीक है। यस, तो क्या हो रहा है हाइपोथेसिस में? ये क्या कह रहा है कि एक्टिव साइट जो होता है एंजाइम का डज नॉट इनिशियली एग्जिस्ट इन शेप विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट, बट it is induced to assume the complementary shape of a substrate, ठीक है, which bounds to the enzyme, ठीक है। yes, तो कॉस्टलैंड के हिसाब से एक्टिव साइट इंड्यूस होता है टू अज्यूम अ कॉम्प्लीमेंट्री शेप डिपेंडिंग कि उसके पास सबस्ट्रेट जो आ रहा है, द सेम वे एज हैंड इंड्यूसेस अ शेप ग्लव्स के हिसाब से, ठीक है। yes, according to this model एंजाइम और एक्टिव स्टेट कैसा है? फ्लेक्सिबल है। कैसा है? फ्लेक्सिबल। तो इंड्यूस्ड में क्या बोला कि भाई एंजाइम का एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। इसमें क्या बोला? एंजाइम का जो साइट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। क्लियर? ये है आपके नेचर ऑफ एंजाइम्स कि एंजाइम्स कैन अट्रैक्ट द सबस्ट्रेट टू एक्टिव साइट कैटालिसिस, द केमिकल रिएक्शन बाय व्हिच द प्रोडक्ट इज फॉर्म। प्रोडक्ट इज डिसोसिएटेड फ्रॉम एंजाइम्स और एंजाइम को कुछ होता भी नहीं है, आपका प्रोडक्ट बन भी जाता है और एंजाइम को कुछ पता भी नहीं चलता है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट हमने पढ़ लिया, एक्टिवेशन एनर्जी भी हमने देख लिया। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। यस, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके एंजाइम एक्शन को अफेक्ट करते हैं। चलिए, तो एंजाइम्स एट द एंड ऑफ द डे प्रोटीन्स हैं बराबर, वो भी टर्शरी स्ट्रक्चर में, क्योंकि उनमें क्रिवाइजेस होते हैं, वही एक्टिव साइट्स होते हैं। तो एनी चेंज टर्शरी स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को। एंड कोई भी चेंज मतलब कौन से फैक्टर्स लाइक अगर उसमें टेम्परेचर चेंज हुआ तो गड़बड़, पीएच चेंज हुआ तो गड़बड़, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ तो भी चेंज होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, टाइम, लाइट, रेडिएशन, ये सारे फैक्टर्स जो हैं चेंज करते हैं। उनमें से जो बेसिक फैक्टर्स हैं जो आपको पढ़ना है वो आता है आपका टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, अब देखिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसमें आपका एंजाइम बहुत बेस्ट एक्ट करता है, ठीक है। और वो जो फिक्स टेम्परेचर होता है जिसमें एंजाइम सबसे बेस्ट एक्ट करता है उसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। जो बेस्ट एक्ट करने वाला होगा उसको कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। कि भाई इस टेम्परेचर पे ना एंजाइम ने सबसे बढ़िया जो है एक्टिविटी दिखाई, वेलोसिटी दिखाई, रेट दिखाया, ठीक है। यस, लो टेम्परेचर, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम हुआ टेम्परेचर तो भी एक्टिविटी कम होती है,
अगर ज्यादा हुआ टेम्परेचर तो भी एक्टिविटी कम हो जाती है। यानी उसने बोला कि यार देखो, एंजाइम्स जो होते हैं ना, बहुत नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उससे आप थोड़ा भी ज्यादा किए, थोड़ा भी कम किए, तो वो नहीं उतना अच्छा रिजल्ट देगा। समझ में आया? क्यों? हाई टेम्परेचर, देखो सबसे बेसिक चीज प्रोटीन है। हाई टेम्परेचर पे जब प्रोटीन को लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो डीनेचर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा जी? डीनेचर हो जाता है, टूट जाता है, उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। सो एट हायर टेम्परेचर्स जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, जो एंजाइम्स की, यस, बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना। काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ गई तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, जिसकी वजह से टर्शरी स्ट्रक्चर जो बना हुआ था वो खराब हो गया। खराब हो गया तो कैटालिटिक एक्टिविटी खराब हो गई। इसको कहते हैं डीनेचरेशन। तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, यस, तो क्या हो जाता है? डीनेचरेशन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? डीनेचरेशन हो जाता है। समझ में आया? यस, क्लियर। अच्छा, वंस कोई एंजाइम आपका डीनेचर हो गया है, मैम क्या नॉर्मल टेम्परेचर पे वापस जाने से वो हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो जाएगा। दैट्स अ क्वेश्चन, ठीक है। दैट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन विच यू शुड अंडरस्टैंड कि एक बार आपने डीनेचर कर दिया उसको, फिर आप नॉर्मल प्रोटीन में लेके आ भी जाओगे तो वो वापस केमिकल बॉन्ड नहीं बना लेगा। एक बार डीनेचर हो गया तो खराब हो गया। गॉट इट? यस। नेक्स्ट बात करते हैं पीएच। पीएच यानी कि हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच यानी कि बेटा जी यहां पर बात हो रही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि पीएच, ठीक है। यहां बात हो रही है पीएच की, कि एवरी एंजाइम, हर एक एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच होता है जिसपे वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। सेम ग्राफ मिल रहा है, सेम ग्राफ मिल रहा है हमको जैसा हमने टेम्परेचर में पाया था, सेम। ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा ऑप्टिमम पीएच। इस पीएच से ज्यादा करोगे तो भी अच्छे से काम नहीं करेगा, कम करोगे तो भी अच्छे से काम नहीं करेगा। उसको वो ऑप्टिमम पीएच चाहिए ही चाहिए, तभी जाके वो जो है अपनी प्रॉपर एंजाइम एक्टिविटी दिखाएगा। जैसे हमको पता है हमारे स्टमक के अंदर जो हमारा पेप्सिन है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमको एसिडिक पीएच चाहिए। वहीं पर जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है तो ट्रिप्सिन को जो हमारे ट्रिप्सिन जो हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको बराबर से काम करने के लिए बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए, बराबर। यस। तो ये अलग अलग एंजाइम के अलग अलग पीएच होते हैं, हर एंजाइम का अलग अलग पीएच, ऑप्टिमम पीएच होता है। इजी? यस। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में क्या है? जैसे अब देखो, सबस्ट्रेट जब कम है, ठीक है, सबस्ट्रेट कम है तो क्या होगा कि फटाक से एंजाइम उसको रिएक्ट करवा देगा, ठीक है। जब सबस्ट्रेट बढ़ता जा रहा है तो एंजाइम और फटाक से काम कर रहा है, और जल्दी जल्दी और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और प्रोडक्ट बन रहे हैं, और प्रोडक्ट बन रहे हैं, और प्रोडक्ट बन रहे हैं। बट एक पॉइंट आएगा ना कि आपके एंजाइम भी लिमिटेड है, आप लिमिटेड एंजाइम डाल रहे हो, लिमिटेड एंजाइम है और सबस्ट्रेट बढ़ते जा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट आएगा, आप देखो यहां पर ध्यान से देखना, जैसे जैसे आपने सबस्ट्रेट बढ़ाया रिएक्शन बढ़ रहा है, 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 लेकिन एंजाइम नहीं बढ़ा रहे हो। एक पॉइंट आएगा जब आपका एंजाइम हो जाएगा सैचुरेट, अब एंजाइम के पास और एक्टिव साइट नहीं है प्रोडक्ट को बिठाने के लिए, जिसके वजह से अब आप कितना भी प्रोडक्ट करो वो स्टेबल ही रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, ठीक है, समझ में आया? तो ये वो समय है, ये वो पॉइंट है जहां पर आपका जो ये वो स्टेज है जहां पर आपका एंजाइम मॉलिक्यूल्स, एंजाइम फुल्ली सैचुरेट हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से अब कोई एक्टिव साइट फ्री नहीं है एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को बाइंड कराने के लिए, ठीक है। जैसे जितने ट्रेन में जितनी सीट्स हैं लोग भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, फटाफट घुस रहे हैं लोग, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि अब सीट्स भर गई हैं तो अब लोग घुसेंगे ही क्यों? अब बोलेंगे चल मैं घुस भी गया तो भी बैठने के लिए तो जगह नहीं मिल रही क्योंकि अब तो खत्म हो गया,
समझ में आया? यस। ये वही आपका म्यूजिकल चेयर में भी वही होता है, जितने चेयर्स होंगे चेयर्स के लिए आप भागोगे, वंस यू सी कि सारे चेयर भर गए फिर आप रुक जाते हो, अब क्या मतलब, अब तो मैं हो गया मेरा काम है ना? यस, तो वही होता है सबस्ट्रेट का रिएक्शन। तो सबस्ट्रेट में अलग ग्राफ मिल रहा है आपको, ठीक है, सबस्ट्रेट में अलग ग्राफ मिल रहा है। इसमें ये जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है जहां पर सबसे ज्यादा आपको वेलोसिटी दिख रही है रिएक्शन की, दैट is called as Vmax. This is the maximum velocity जो कि एक एंजाइम अटेन कर सकता है नंबर ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाने से। उसका जब हाफ करते हैं, दैट इज Vmax डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ द Vmax का जब यहां पर प्रोजेक्ट करते हो इस ग्राफ पे और उसको प्रोजेक्ट करते हो नीचे, तो यहां पर जो वैल्यू मिलती है इसको कहते हैं Km वैल्यू। नाउ व्हाट इज दिस Km? दिस Km इज मिकलिस कांस्टेंट, जो कि आपको केमिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है? यस, ये Km जो है दैट इज योर मिकलिस कांस्टेंट, ठीक है? ये बेसिकली एक मैथमेटिकल डेरिवेशन था ऑफ अ कांस्टेंट, यस, विच, एक सेकेंड, मैथमेटिकल डेरिवेशन था एक कांस्टेंट का, ठीक है, मिकलिस ने दिया था और उन्होंने ये चीज को एक्सप्लेन किया था, उन्होंने इंडिकेट किया था कि भाई सबस्ट्रेट जो है एट विच द केमिकल रिएक्शन जो कैटलाइज होता है बाय एन एंजाइम अटेन्स हाफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, or we can say that concentration of substrate at which half the maximum velocity of enzyme reaction attain होता है, उसको हम Km constant कहते हैं। वो अलग अलग रिएक्शन में उनका यूसेज होता है, you don't have to get into that detail, ठीक है? क्लियर? चल, अब आते हैं इनहिबिटर्स पे, ठीक है? अब बात करते हैं हम इनहिबिटर्स के बारे में। तो बेटा इनहिबिटर्स जो हैं, अलग अलग तरीके के इनहिबिटर्स होते हैं और वो इनहिबिटर्स आपके रिएक्शन को इनहिबिट कर सकते हैं, आपके रेट ऑफ रिएक्शन को खराब कर सकते हैं, ठीक है? तो इनहिबिटर्स बेसिकली होते क्या है? एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो कि, एनी सब्सटेंस दैट कैन diminish the velocity of an enzyme catalyzed reaction is called an inhibitor, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? एक इनहिबिटर कहते हैं। और रिवर्सिबल इनहिबिटर बाइंड करता है एंजाइम से नॉन कोवेलेंट बैंड से, और रिवर्सिबल जो है मतलब कैसा, इरिवर्सिबल वाला नॉन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या है? यस, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं। बट अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये आप लोग का केमिस्ट्री लेवल में मैं बात कर रही हूँ, बायो के लिए इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट केमिस्ट्री लेवल पे बता रही हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड एक बार बन गया यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया ना, तो अब वो रिवर्स नहीं हो पाएगा, ठीक है? बट नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना तो वो रिवर्स हो सकता है, यानी उस इनहिबिटर को हटा दोगे तो ये वापस से साथ साथ में आ जाएंगे, ठीक है? इट्स लाइक दैट। चलो, दो मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो होते हैं कॉम्पिटिटर एंड नॉन कॉम्पिटिटर वाले, ठीक है? जो कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव वाले, यहाँ पर देखिए, ये ध्यान से देखिए ग्राफ को, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, ठीक है? यहाँ पे अब ये नॉर्मल वाले एक आते हैं, एक ग्राफ तो नॉर्मल वाला आता है, ठीक है? यस, विदाउट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, विदाउट, देखो विदाउट इनहिबिटर वाला रेड वाला लाइन है, ये नॉर्मल ग्राफ ऐसा दिखता है। बट जब हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डाल देते हैं तो ये ग्राफ ऐसा कुछ यूं चेंज हो जाता है, ग्रीन वाला आ रहा है, यूं चेंज हो जा रहा है ना? यहाँ पे ये ऐसा चेंज हो जा रहा है। वेयर एज आपके जब विदाउट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो ये ऐसे। आखिर ये है क्या, वो तो बताओ, कॉम्पिटिटर क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव क्या है? आ जाओ वो पढ़ते हैं। ओहो, एक सेकेंड, हाँ, आखिर ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वाला फंडा क्या है? आ जाओ समझते हैं। एक है हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, यानी ऐसा इनहिबिटर जो कि
कंपटीशन कर रहा है, किसके साथ, गेस मारो। और दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, अब ये जो मैंने बोला किसके साथ कंपटीशन कर रहा है, द टाइप ऑफ इनहिबिशन जहां पर इनहिबिटर रिवर्सिबली बाइंड करता है, रिवर्सिबली मतलब नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, टू द सेम साइड जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करने वाला था। यस, तो कंपीट कर रहा है वो किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। यानी कि अगर मैं सिंपल बोलूं तो मेरा एक एंजाइम था, ठीक है, मेरा एंजाइम था, और ये जो एंजाइम था ना मेरा, ये मान लो उसके पास ऐसा, ये ऐसा स्ट्रक्चर है एंजाइम का, ठीक है। यस, अब ये एंजाइम पे क्या हो रहा है कि मेरा सबस्ट्रेट जो है इसके साथ जुड़ने वाला था, ये मेरा सबस्ट्रेट है जो इससे जुड़ने वाला था, ठीक है, जुड़ने वाला था। अब क्या हो गया, मेरे सबस्ट्रेट के जगह पर एक इनहिबिटर आ गया, ये आ गया मेरा इनहिबिटर, जो सबस्ट्रेट के साथ फाइट करने लगा और उस साइट पर जाके जुड़ गया, जिसके वजह से क्या हुआ, जिसके वजह से अब मेरे एंजाइम्स के ऊपर इनहिबिटर का राज चल रहा है। सबस्ट्रेट तो अकेला रह गया, वो तो बेचारा सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो रिएक्शन ही नहीं हुआ। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। यस, ये एंजाइम आपका सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, अब देखो नाम से पता चल रहा है डिहाइड्रोजिनेस करना है सक्सिनिक को। सक्सिनिक क्या है, सक्सिनिक एसिड को, यानी सबस्ट्रेट क्या बन गया, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनेट, ठीक है। लेकिन इसको कंपटीशन कौन दे रहा है, यस, मैलोनिक एसिड कंपटीशन दे रहा है, मैलोनेट। मैलोनेट क्या कर रहा है, उसको कंपटीशन देके खुद जाकर बैठ जा रहा है, जिसकी वजह से सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस अपना काम नहीं कर पा रहा बराबर से। समझ में आया, इज दिस क्लियर, ठीक है। अब नॉन कॉम्पिटिटिव समझते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है, ये ऐसा टाइप है कि वो कंपटीशन नहीं दे रहा, बोलेगा जा यार तू जा, मैं तेरे को कंपटीशन नहीं दे रहा, लेकिन मैं पीछे से वार करूंगा, यस, मैं अलग जगह से वार करूंगा जिसके वजह से तुम्हारा रिएक्शन ना हो पाए। इनहिबिट तो मैं करके रहूंगा, लेकिन डायरेक्टली तेरे साथ कंपटीशन नहीं करूंगा, मैं तेरे से भिड़ने नहीं आऊंगा, मैं कोने से जो है अपना बोलता है ना सुमड़ी में वार करूंगा। यस, वो होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं जहां पर, यस, ये वो इनहिबिटर्स होते हैं जो बाइंड करते हैं, इनहिबिटर्स bind at different site, yes, from substrate on enzyme, ठीक है। यस, और ये जो होते हैं बेटा जी, यस, ये प्रिवेंट करते हैं रिएक्शन को नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करके, मतलब बहुत आराम से ये बोलते हैं यार तुम जाओ, मेरे को तुमसे भिड़ना ही नहीं है, मैं तो कहीं और से रिएक्ट करवाऊंगा। समझ में आया, यानी कि ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है। अब यहां पर ये हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट सॉरी सबस्ट्रेट है, ये हमारा एंजाइम है, उसको जाके उससे बाइंड करना है। अब क्या होगा, यहां पर चुपके से आपका ये इनहिबिटर आ जाएगा और बोलेगा ओह हेलो, मैं ये रिएक्शन नहीं होने दूंगा। इनहिबिटर के आने की वजह से क्या हो गया, इनहिबिटर के आने की वजह से अब ये एंजाइम का रिएक्शन ऐसा हो जाएगा, एंजाइम का शेप ऐसा हो जाएगा कि सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। समझ में आया, क्लियर एवरीवन, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो इसके अलावा अब एक टाइप ऑफ आ जाता है जिसको कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स, आ जाओ वो भी समझ लेते हैं। अब ये क्या सीन है, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन यानी फीडबैक इनहिबिशन क्या है, हमने आप जब हार्मोनल चैप्टर पढ़ोगे उसमें ये टॉपिक बहुत बार आएगा, तो ये आपको समझना जरूरी है। इसमें क्या होता है, जैसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं, एलोस्टेरिक
मॉड्यूलेशन और जिसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। आपने बहुत बार देखा है कि या फीडबैक इनहिबिशन लिख देते हैं, अभी हम लोग इनहिबिशन की बात कर रहे हैं। हमने फीडबैक मैकेनिज्म आपने बहुत बार सुना होगा कि अच्छा ये जो है नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, ये जो है पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, आखिर ये फीडबैक है क्या? तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटीज जो है पर्टिकुलरली वो जो कि एक चेन रिएक्शन में, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, हमारे बॉडी में ग्लाइकोलिसिस होता है, मेटाबॉलिक पाथवे। ये ग्लाइकोलिसिस में इंटरनली उसको रेगुलेट करने के लिए वो क्या करता है, किसी ना किसी एंजाइम से, किसी ना किसी प्रोडक्ट से या किसी ना किसी कोई भी सबस्ट्रेट से वो क्या करेगा, लो मॉलिक्यूलर वेट कोई भी सब्सटेंस, वो प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, ठीक है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, आकर उसको रोकेगा, चाहे वो किसी और चेन का हो या सेम चेन का हो, डजंट मैटर। कुछ तो ऐसा प्रोडक्ट होगा या कुछ ऐसा कंपाउंड होगा जो कि आके उस एंजाइम को रोकेगा रिएक्शन करने से। समझ में आया? यस, डिफरेंट फ्रॉम इट सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, कंपटीशन नहीं दे रहा है वो, तो द बाइंडिंग के वजह से इंक्रीजेस या फिर डिक्रीजेस द एंजाइम एक्शन, उसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। समझ में आया? अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस करते हैं, ठीक है, ये ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम के यूज करने से ग्लूकोज बदल रहा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। अब पता है क्या होता है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब जरूरत से ज्यादा बनने लगता है, यस, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट करेगा, इसको इनहिबिट करेगा उस एंजाइम को। ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जहां पर कोई भी, यस, कोई भी एक पार्ट ऐसा कुछ भी, देखो यहां पर लिख लेती हूं मैं, एक्टिविटीज ऑफ सम एंजाइम्स particularly those involved in chain reactions, ठीक है, चेन रिएक्शंस, चेन ऑफ रिएक्शन, नॉट एग्जैक्टली चेन रिएक्शंस, यानी कि कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है, चेन ऑफ रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर regulated internally, ठीक है। और कौन रेगुलेट कर रहा है, सम स्पेसिफिक लो मॉलिक्यूलर वेट वाला सब्सटेंस, और जैसे कोई प्रोडक्ट, यस, सच एज प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंजाइम, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्दर ऑन, प्रोडक्ट जो कि बन रहा है आगे वाले इसमें, प्रोडक्ट ऑफ कैसे लिखूं, ऑफ अनदर एंजाइम, अनदर एंजाइम फर्दर ऑन चेन, ठीक है। उससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट विल गो एंड बाइंड टू साइट अदर देन सबस्ट्रेट, बाइंडिंग साइट, और फिर वो जो है अपना रिएक्शन देगा, या तो वो उसको बढ़ाएगा या तो डिक्रीज करेगा। द बाइंडिंग इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड एज एलोस्टेरिक एंजाइम्स, जो इस फंक्शन में करते हैं। समझ में आया? इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। गॉट इट एवरीबॉडी? यस, इज दिस क्लियर? चलो अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। ये हो गया ना, रिवर्सिबल और कॉम्पिटिटिव, ये देखो यहाँ पर दिखाया कॉम्पिटिटिव वाला, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, इरिवर्सिबल इनिबिशन, एलोस्टेरिक, ये देखो एलोस्टेरिक वाला, ठीक है, एक अलग साइड पे जाके बाइंड करता है वो। गॉट इट? चलो
अब आते हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स पे। हर एंजाइम का नॉमेनक्लेचर दिया जाता है, ठीक है, हर एंजाइम को एक नामकरण दिया जाता है। इन नॉमेनक्लेचर अ 4-digit एंजाइम कमीशन नंबर इज असाइंड टू ईच एंजाइम, और ये 4 नंबर्स का कोई ना कोई मतलब होता है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट करता है कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, और आपको सारे क्लासेस याद रहने चाहिए ऑर्डर में, कि पहला ओ आएगा, फिर टी आएगा, ओ टी एच, यस, एल आई एल टी, ये आपको याद रहना चाहिए कि अच्छा पहले ऑक्सीडो रिडक्टेस क्लास आता है, यस, फिर ट्रांसफरेजेस आता है, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेजेस, ट्रांसलोकेजेस, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में आता है, नीट में भी पूछा जाता है कि फर्स्ट क्लास कौन सा है, थर्ड क्लास कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो पहला नंबर दिया जाता है क्लास के नंबर को, ठीक है। दूसरा दिया जाता है सब क्लास, जो आपको याद नहीं रखने हैं। थर्ड दिया जाता है सबके सब क्लास को, और फोर्थ दिया जाता है एक सीरियल नंबर की, किसमें वो जो है आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है। दिस नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय इंटरनेशनल यूनिट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ट्रिवियल नेम्स एंड ईसी नंबर आर कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। What is important for you to remember is, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे नंबर्स दिए जाते हैं, that's it। और आपको ये सारे मेन क्लासेस याद होने चाहिए ऑर्डर में, और वो क्या करते हैं वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वो भी आपको याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए सबसे पहला ओ आएगा, ऑक्सीडो रिडक्टेस, फिर ट्रांसफरेजेस आएगा, ठीक है, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं फटाफट। ऑक्सीडो रिडक्टेस, जैसा नाम वैसा काम, ऑक्सीडो ऑक्सीडेशन, रिडक्टेस रिडक्शन, यानी कि ये कैटलाइज करता है, परफॉर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, सिंपल। एग्जांपल्स डिहाइड्रोजिनेज, रिडक्टेस, हाइड्रोलेसेस, ऑक्सीडेसेस, ऑक्सीजनेसेस, जितने भी बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन, यार सिंपल भाषा में बोलूं तो ये सब क्या कर रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यस, ऑक्सीडेजेस, ठीक है, ये सब डिहाइड्रोजिनेजेस, ये अलग अलग एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। रिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, आइसोमरेजेस, ओके, वेट वेट वेट, वेयर आर वी गोइंग। हाँ, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस, एजेस एंजाइम है जो ट्रांसफर कर रहा है, ये ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप करता है अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन करेगा तो वो तो आपका उसमें चला गया ना, ऑक्सीडो रिडक्टेज वाले रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसअमाइनेज, अब जैसे ये है ग्लूकोज है मॉलिक्यूल, ठीक है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हेक्सोकाइनेज क्या कर रहा है, एक फॉस्फेट ऐड कर रहा है एटीपी के, एटीपी से एक फॉस्फेट इसके अंदर ऐड कर रहा है, यानी एक स्पेसिफिक ग्रुप को, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रांसफरेजेस। जैसे हेक्सोकाइनेज एक एग्जांपल हो गया, ट्रांसअमाइनेज भी एक एग्जांपल हो गया, काइनेज एक एग्जांपल हो गया, सिंपल, यस। चल नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोलेजेस में। हाइड्रोलेजेस क्या है बेटा, हाइड्रोलिसिस करता है ये, यानी कि एक कोई तो मॉलिक्यूल था, कंपाउंड था ए और बी वाला, ठीक है, ये ए और बी वाला, इसने क्या किया, पानी के मदद से इनको तोड़ दिया, जुदा जुदा कर दिया। ये देखो दोनों अलग अलग हो गए, है कि नहीं, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों जुदा जुदा हो गए, किसके वजह से, पानी के ऐड होने के वजह से दोनों जुदा जुदा हो गए, ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल इसका लाइपेजेस। फिर आते हैं लाइजेस। लाइपेजेस में बहुत कंफ्यूजन होता है, लाइपेज मतलब लिपिड को तोड़ा जा रहा है, लाइपेज, ठीक है, लाइज अलग है। लाइज ऐसा एंजाइम है जो कैटलाइज कर रहा है क्लीवेज ऑफ सबस्ट्रेट को इनटू 2 पार्ट्स, तोड़ रहा है विदाउट द यूज ऑफ वाटर, यानी यहां पर बिना पानी के, यस, यहां पर बिना पानी के इसको 2 हिस्सों में तोड़ा जा रहा है, बिना पानी के, क्योंकि पानी यूज कर लोगे तो हाइड्रोलेजेस हो जाओगे, यहां पर सिर्फ लाइजेस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस में आप आइसोमर्स बना रहे हो, ठीक है। आइसोमर्स, व्हाट आर आइसोमर्स? आइसोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या मॉलिक्यूलर मतलब जो कंपाउंड्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी इन दोनों का, ये जो दोनों हैं, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो सेम आएगा, हावेवर इनके जब अरेंजमेंट्स आप देखोगे, जब शेप देखोगे, यस, तो ये अलग अलग है,
समझ में आया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यस, बट इनका शेप, अरेंजमेंट सब अलग अलग होगा। इसको कहते हैं आइसोमर्स। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अलग चीज है, बट उसी का आइसोमर है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज फ्रुक्टोज आइसोमर्स है। तो ये जो आइसोमरेजेस एंजाइम्स है ये करता है, ठीक है, आइसोमर्स बनाता है। फिर आते हैं लाइगेजेस। लाइगेजेस यानी चिपकाना, लाइगेजेस यानी चिपकाना। ये एंजाइम कैटलाइज करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग को, दो बॉन्ड्स को चिपकाता है। दो बॉन्ड्स को क्या करता है बेटा जी? चिपकाता है। दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को चिपका के एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, चिपकाने वाला काम लाइगेजेस। ये आप लोग बायोमॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा यूज करोगे इसका। क्लियर? ये थे आपके पूरे अलग अलग क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। इज दिस क्लियर? आई होप इट्स नॉट गेटिंग टू हेवी फॉर यू गाइस। बस एक छोटू सा टॉपिक बचा है, कोफैक्टर्स। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो बस ये छोटा सा है बेटा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, समझो, बस ध्यान से समझो। पहले इधर मत देखना, पहले मैं जो बता रही हूँ वो ये सब मैं पीडीएफ में भेज दूंगी, आराम से बैठ के पढ़ना। पहले यहाँ पर सिर्फ सुनने का, समझने का काम करो। एंजाइम्स के पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होता है, बराबर है, टर्शरी स्ट्रक्चर्स है, किसी किसी एंजाइम्स के पास जो है एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, बराबर, यस। मेनी एंजाइम्स जो है एग्जिबिट करता है कैटालिटिक एक्टिविटी, ये भी हमने समझ लिया, बराबर, कि कैटालिटिक एक्टिविटी करता है, यस। बट कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, यस, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो अकेला वो कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं कर पाता। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको, यस, एक किसी की सहारे की जरूरत होती है, वो तभी कैटालिटिक एक्टिविटी कर पाएगा ओनली इन एसोसिएशन विद सम नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस। उसको कुछ तो नॉन प्रोटीन उसके साथ चाहिए। बोलता है मैं तो प्रोटीन हूं बट मैं अधूरा हूं, मैं अकेला काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे किसी तो नॉन प्रोटीन की जरूरत है जो वो काम कर सके, और उसी को हम कहते हैं कोफैक्टर। समझ में आया? यस, अकेला एंजाइम प्रोटीन होने के बावजूद जो है अकेला है उस, और ये सबके साथ नहीं होता, किसी किसी एंजाइम के साथ होता है कि उसे सहारे की जरूरत होती है, सहारे के लिए उसको चाहिए कोफैक्टर। और ये जो एंजाइम्स होते हैं जो अकेला है, अकेला, यस, अकेला अप्पो एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? एप्पो एंजाइम। एप्पो एंजाइम वो पोर्शन है, प्रोटीन पार्ट है जो कि अकेला है, और उसको चाहिए कोफैक्टर, है ना। बोलते हैं ना कंपनी चाहिए, कोफैक्टर्स चाहिए, ठीक है, यस। अब ये कोफैक्टर्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, 3 तरीके के कोफैक्टर्स हो सकते हैं, समझ लो। पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जरूरत है जो कि एकदम टाइटली बाउंड हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, एपो एंजाइम के साथ टाइटली कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा जो कि रिवर्स नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा, यस। जैसे कि आपका हीम जो होता है ना, यस, हीम क्या है? आयन है ना, यस, मतलब आयन नहीं है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। हीम क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। वो प्रोस्थेटिक ग्रुप पेरोक्सीडेज एंजाइम या कैटालेज एंजाइम, इन एंजाइम में ये हीम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो हीम क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ देखो, हीम ग्रुप इवन इन हीमोग्लोबिन, ठीक है। फिर आयन सल्फर क्लस्टर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये सब क्या है? प्रोस्थेटिक, स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो पहला वाला भी ऑर्गेनिक था, ये भी ऑर्गेनिक ही है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एपो एंजाइम के साथ आता तो है बट कम टाइम के लिए आता है। बोलता है देख मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, ठीक है, मैं तेरे को कंपनी दूंगा, तू अपना काम कर ले, फिर मैं जा रहा हूं, ठीक है, यस। तो ये है कोएंजाइम। दे आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट वो जो है कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए एपो एंजाइम के साथ बॉन्डिंग करता है, यानी कि नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी यहाँ पर। समझ में आया? यस, क्लियर। जैसे वाइटामिन हो गए, नियासिन जो होता है, एनएडी और एनएडीपी को काम करवाने के लिए नियासिन की जरूरत होती है, विटामिन नियासिन की। गॉट इट? यस। फिर लास्टली आता है मेटल आयंस एज अ कोफैक्टर। मेटल आयंस क्या है? नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयंस ऑल्सो। मेटल के आयंस है,
जैसे जिंक है, जिंक कोफैक्टर की तरह काम करता है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम जो होता है उसके लिए आपको जिंक की जरूरत होती है। वैसे आयरन कहीं कहीं काम आता है, वैसे मैग्नीशियम काम आता है कहीं ना कहीं। समझ में आया? तो ये क्या है, ये मेटल आयंस भी कोफैक्टर्स होते हैं एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए। दैट्स इट, दैट इज इट गाइस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। समझ में आया? इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं है, बस इतना ही था। क्या सबको समझ में आया है ये चीज? यस एवरीबडी, इतना ही था। कंसेप्ट्स आर क्लियर? सभी का कंसेप्ट क्लियर है? यस, चलिए, तो आई होप सारी चीजें अब क्लियर हैं। समराइज कर लेते हैं हम एक बार, आ जाइए। तो हमारी समरी है, एंजाइम्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटीनिशियस होते हैं नेचर एंड फंक्शन में। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच कैन स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, their names and with suffix ase, and for example maltase, hydrolases etc. these are heat liable यानी heat sensitive होते हैं and specific for a reaction and work on specific pH and temperature. Ribozymes type of enzymes है which are catalytically active RNA protein complexes in which RNA provides catalytic property. Activation energy is the minimum amount of extra energy required to convert substrate to product. Lower the activation energy, faster the enzyme will work. Enzymes attract the substrate to activate active site catalysis and an enzyme substrate complex is formed. The product is associated from the enzymes. And finally, यहाँ पर जो है enzyme and substrate complex gets affected due to several factors. वो फैक्टर्स जो हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। एंजाइम इनिबिटर सब्सटेंस होते हैं जो कि एंजाइम के साथ बाइंड करता है, जिसके वजह से वो कैटालिटिक एक्टिविटी को कम कर देता है ना। इनिबिटर का काम करता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। एंजाइम इनिबिटर्स आर कैरेक्टराइज्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, रिवर्सिबल, एलोस्टेरिक और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वाला नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखाता है। This can overcome by the removal of inhibitor. The reversible inhibitor is further characterized into competitive and non-competitive वाला। ठीक है, फिर बहुत लंबा क्लास हुआ है ना आज का हमारा। Yes, nomenclature, a 4-digit enzyme commission number is assigned to each enzyme, जहां पर फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट करता है क्लास, सेकेंड डिजिट रिप्रेजेंट करता है सब क्लास, थर्ड डिजिट सब क्लास एंड द 4th डिजिट रिप्रेजेंट करता है सीरियल नंबर को। एंजाइम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 6 क्लासेस, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाएजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेसेस। Cofactors are non-protein metallic part that is required for the enzyme's role as a catalyst. Simply these are helper molecules. Non-protein molecule which tightly bound to an enzyme and is required for enzyme's biological activity. Yes, these are permanently attached to the protein called as prosthetic groups. Coenzyme is a organic non-protein compound that binds to the active site of a certain enzyme that helps to catalyze the reaction. A metal cofactor is an organic element, typically a metal ion, that is required for a proper function of certain enzymes and proteins. And here we are done with our complete chapter. I know it was little overwhelming, बहुत सारी चीजें थी, but do not worry, हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इजी लगने लगेगा वंस यू रिवाइज, वंस यू गो थ्रू द नोट्स ऑल टुगेदर। आराम से फुर्सत से थोड़ी देर अभी लेक्चर के बाद जो है आंख बंद करके बैठना और थोड़ा एक बार वापस से रिकलेक्ट करना आपने क्या क्या पढ़ा। हो सके तो एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लेना, ठीक है, फिर इजी लगने लगेगा। थोड़ा ज्यादा हो गया आज का टॉपिक क्योंकि बहुत सारी चीजें थी। यस, इनफैक्ट आई वुड टेल यू, अभी तक अगर आपने केमिस्ट्री वाला नहीं पढ़ा है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस अभी तक आपको नहीं समझे हैं, तो रिलैक्स करिएगा, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करिएगा और फिर जो आपके क्लासिफिकेशंस ऑफ एंजाइम्स थे ना वो करिएगा। वो तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से नहीं आता होगा, बेसिक्स तो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप यू ऑल must revise it and hope you all will find this topic easy after a point. If you need revision, you can let me know in the comments below and मिलते हैं हम next class में. Till then, tadas, bye bye, take care and see ya.